हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी का थीम थर्ड, जिसका टाइटल है किनशिप, कास्ट एंड क्लास का लास्ट पार्ट। ठीक है, अभी तक के पार्ट जो थे 2 पार्ट, उसमें हमने कवर किया कि चैप्टर जो है महाभारत की स्टोरी से शुरू होता है। फिर उसमें जो है उस टाइम पीरियड पे कैसी वहाँ की किंगशिप थी, वहाँ का कास्ट सिस्टम कैसे चल रहा था, सोशल डिफरेंसेस रिच एंड पुअर्स के बीच में किस टाइप के थे, वर्ण सिस्टम वहाँ पे कैसा था, वुमेन्स की क्या कंडीशन थी, और भी रिलेटेड इससे बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी असेसमेंट किस टाइप से होता था, फीमेल्स यानी डॉटर्स को क्या मिलता था, स्त्री धन, और जो मेल्स होते थे उनके पास फादर की सारी प्रॉपर्टी या जो भी उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती थी वो मेल को या मेन को या उनके बेटे को मिलती थी। ये सारी चीज़ें हम इसके पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इसकी फिफ्थ हेडिंग, जिसका टाइटल है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी तक हमने इसके पहले देखा कि बहुत सारे जो संस्कृत टेक्स्ट थे, महाभारत हो गया, और भी जो टेक्स्ट थे उनमें जो है धर्मसूत्रास, धर्मशास्त्रास, उन सब टेक्स्ट में क्या बोला गया है सोसाइटी के बारे में, सोशल डिफरेंसेस के बारे में, ये सब सारी चीजें। लेकिन अब इस पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे इस हेडिंग में कि जो उसके अलावा और जो टेक्स्ट थे, ठीक है, उसमें उन सब में क्या बोला गया है, उस टाइम पीरियड की सोशल सिचुएशंस के बारे में क्या बोला गया है। ठीक, तो उससे पहले मैं बोलूँगी कि प्लीज़ जो लोग नए हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अब हम आगे देखते हैं कि इसमें कैसे, मतलब कि क्या नया टेक्स्ट था जो कि ये एक्सप्लेन करता है उस टाइम पीरियड के सोशल डिफरेंस को। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है सुत्त पिताका। सुत्त पिताका के बारे में आपने सुना होगा, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि एक्सप्लेन करता है उस टाइम पीरियड के सोशल डिफरेंस को, कि उस टाइम पीरियड पे किस टाइप का सोशल डिफरेंस था, कैसा था, या था भी या नहीं था, ये सारी चीजें। और स्टेट ऑफ नेचर बताता है उस टाइम पीरियड के लोगों का, जो कि काफी ग्रीडी और डिसाइडफुल थे। ठीक है, तो ये उस टाइम पीरियड के बारे में काफी बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं देता है, लेकिन फिर भी काफी कुछ मतलब बताता है, जो कि शायद जो धर्म सूत्र हैं, जो धर्मशास्त्राज है, उनसे काफी अलग है। उसके बाद फिर ये एक और जो है होते थे महासामंत होते थे। ठीक है, ये क्या होते थे, ये सोसाइटी में एक ग्रेट एलिट टाइप के होते थे, यानी कि ये एक जो नए किंग बोलिए या इन सब टाइप के होते थे जो कि रूल करते थे, महासामंत होते थे। मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इन वर्ड्स का यूज किया गया है। और उसमें कहा गया कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप होती थी, ठीक है, यानी कि जो किंगशिप पास होती थी 1 बाय 1, वो कोई ऐसा नहीं कि हेरार्कियल होती थी, या मतलब कि एक हो गया तो उसके बाद उसका बेटा, ऐसा कुछ नहीं, वो बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस होती थी। ठीक है, यानी कि जो किंग है उसकी चॉइस पे वो होता था कि वो आगे किसको जो है अपना उत्तराधिकारी या अपना प्रेडिसेसर, किसको अपना सक्सेसर बनाएगा। तो ये उसके ऊपर होता था, उस पे बेस करता था। जो उस टाइम पे किंग होता था वो अपने हिसाब से अपने अपने सिस्टम को क्या चाहिए, उसे सिस्टम में क्या नहीं चाहिए, राइट एंड रॉन्ग, वो उसको चेंज कर सकता था, उसके पास इतनी पावर होती थी। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, जिसका टाइटल है हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। यानी टेक्स्ट को किस टाइप से हैंडल किया गया, यानी हिस्टोरियंस और महाभारत। हिस्टोरियंस ने महाभारत को लेकर के, महाभारत भी उस टाइम का एक एपिक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, जिससे उस टाइम पीरियड की सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसको हिस्टोरियन ने कैसे यूज किया उस टाइम पीरियड की लाइफ को एनालाइज करने के लिए, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले थ्रू टेक्स्ट एनालिसिस। टेक्स्ट एनालिसिस किया हिस्टोरियंस ने। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। उसमें किस टाइप के टेक्स्ट होते थे, किस लैंग्वेज में होते थे, तो वो जो टेक्स्ट होते थे उस टाइम पीरियड पे वो मेनली पाली और तमिल और प्राकृत लैंग्वेज में होते थे। ठीक है, ये लैंग्वेज मेनली जो थी, तमिल हो गई, पाली, प्राकृत, ये मेनली ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी।
और एक जो टेक्स्ट होते थे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, जैसे धर्मसूत्र हो गया, धर्मशास्त्रास हो गया, मनुस्मृति हो गई, महाभारत हो गया, ये सारे टेक्स्ट किस लैंग्वेज में मिले हैं? ये सब मिले हैं संस्कृत लैंग्वेज में। तो संस्कृत क्या होती थी? ये प्रीस्ट की लैंग्वेज होती थी, या आप कह लीजिए एलिट्स पीपल की लैंग्वेज होती थी। और एलिट में ज्यादातर प्रीस्ट होते थे, क्षत्रिय होते थे, तो ये इनकी लैंग्वेज होती थी संस्कृत। बाकी जो ऑर्डिनरी या कॉमन पीपल होते थे उनकी लैंग्वेज थी पाली, तमिल, प्राकृतिक, ये सारी लैंग्वेजेस। उसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज एंड कंटेंट पे, कि उस टाइम पीरियड पे कैसे लैंग्वेज था, क्या कंटेंट्स कैसे मिले हैं, ठीक है, इन सारी चीजों पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज एंड कंटेंट में संस्कृत। उस टाइम पीरियड पे लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी। और ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम पीरियड की संस्कृत सेम ही थी, नहीं। आप वैदिक टाइम पीरियड की संस्कृत देखेंगे, यानी जो वेदास में संस्कृत लिखी हुई है, वो जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा टफ संस्कृत है। जैसे कि आपको जो ऋग्वेदा में, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब में जो संस्कृत मिलेगी ये बहुत ही टफ है कंपेयर टू जो महाभारत की संस्कृत है। महाभारत भी पूरी संस्कृत में लिखी है, लेकिन इस टाइम पीरियड की जो संस्कृत है, महाभारत की जो संस्कृत है, वो काफी ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर टू वेदास। उसके बाद हम कंटेंट्स देखते हैं कि इन सब के जो कंटेंट्स हैं वो क्या होते थे उसमें, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट के कंटेंट्स होते थे वो मेनली दो टाइप के होते थे, या तो वो नैरेटिव होते थे या तो वो डिडैक्टिक होते थे। नैरेटिव मीन्स होता है कि जो स्टोरीज को कंटेन करते हैं, यानी कि वो जो है आप वो एपिक या वो स्टोरी, सॉरी, वो एपिक या वो टेक्स्ट जो कि स्टोरीज को कंटेन करते हैं, जिसमें कि स्टोरीज के फॉर्म में किसी चीज को समझाया जाता है, वो नैरेटिव होती थी, ठीक है। और डिडैक्टिक ये होता है जिसमें कि प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है, सोशल नॉर्म्स होते हैं, हमें इंस्ट्रूमेंट्स या मतलब उस टाइम के जो थे सोशल नॉर्म्स, ये सारी चीजें जिसमें लिखी होती थी, प्रिस्क्राइब्ड की होती थी, वो सब क्या होते थे? वो डिडैक्टिक होते थे। तो जो एपिक है महाभारत वो इन दोनों टाइप का है, यानी कि उसमें नैरेटिव भी है और उसमें डिडैक्टिक भी है। बाद में क्या हुआ, कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि जो नैरेटिव होता है उसमें सोशल नॉर्म्स कंटेन होते हैं और जो डिडैक्टिक होता है उसमें स्टोरीज कंटेन होता है। तो मेनली आप ये देखेंगे ये दोनों मिल के महाभारत को कंटेन करता है। तो पहले तो महाभारत में जनरली ऐसा बोला जाता है कि नैरेटिव पार्ट ही ज्यादा था और जो डिडैक्टिक पार्ट था यानी स्टोरीज वाला पार्ट, ये सब बाद में उसमें ऐड किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह टर्म इतिहास, ठीक है, इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास मतलब हो गया कि दस इट वॉज, यानी इस प्रकार से ये था, और बाद में इसको इंग्लिश में टर्म दे दिया गया हिस्ट्री का, ठीक है, बाद में इसको टर्म दे दिया गया हिस्ट्री का। तो ये हिस्टोरियंस ने अपने हिसाब से या संस्कृत ट्रेडिशन जो था, संस्कृत टेक्स्ट जो थे उनके हिसाब से ये वर्ड निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग ऑथर एंड डेट्स पे, ठीक है। तो वो जो टेक्स्ट थे, यानी कि ये जो महाभारत है हमारा, ये किस टाइप से या किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे मतलब इसकी प्रोग्रेस हुआ। ऐसा तो नहीं कि महाभारत पूरा एक जगह हमें मिल गया, डिफरेंट पार्ट में पूरे सब कॉन्टिनेंट के फैला हुआ था। तो किस तरीके से कलेक्ट करना उसको, स्टार्टिंग उसका कहाँ से था, ठीक है, कलेक्ट करना ये तो हिस्टोरियंस का काम हो गया, काफी बाद का हो गया, लेकिन इसके पहले वो कभी जो है उसका रिटर्न हुआ होगा, उसके पहले क्या था, कैसे इवॉल्व हुआ, ये सारी चीजें। तो जो इसका इवोल्यूशन है ये बोला जाता है कि ये जो है चैरियोट बर्ड्स होते थे, ठीक है, जो मेनली चैरियोट बर्ड्स यानी कि जो चैरियोटर मतलब जो रथ वथ थे, खींचा करते थे, वो सब होते हैं। तो ये लोग क्या होते थे, इनको मेनली क्या बोला जाता था, सुताज बोला जाता था। तो इन्होंने इसको सबसे पहले कंपोज किया, इन्होंने इसको ओरली कंपोज किया था। जैसे कि आप बुद्धिज्म में भी देखेंगे कि बुद्धा जो थे, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने जो अपना लिखा है, जो विनय पिटका, सुत्त पिटका, सारी चीजें हैं उनकी, वो उन्होंने खुद नहीं लिखी हैं, उन्होंने सारी चीजें ओरली बोली हैं प्राकृत लैंग्वेज में, और उनके जो डिसाइपल थे उन्होंने उसको जो है बाद में उसको सब कुछ जो है एक टेक्स्ट के फॉर्म में एक एक जगह पे एक एक फॉर्म में लिख दिया है। तो वो बाद में बुद्धिस्ट टेक्स्ट बन गए हैं, लेकिन उसको बुद्धा ने खुद नहीं लिखा है। उसी टाइप से इसमें भी है कि जो महाभारत की स्टोरी है, जो भी पार्ट पार्ट करके नैरेटिव, डिडक्टिव, मनुस्मृति, जो कुछ भी उसमें एड ऑन है, वो सारी चीजें
तुरंत ही रिटेन नहीं हुई हैं। सबसे पहले चैरियोटर बर्ड्स थे जिनको सुतास बोला जाता था, और उन्होंने इसको ओरली कंपोज किया था। ठीक है, यानी कि ये उसको ओरली यानी मुंह से ये सारी कहानियां महाभारत की सुनाया करते थे। उसके बाद 5th सेंचुरी बीसीई में ब्राह्मण्स जो थे, तो ब्राह्मण्स ने क्या किया, इस स्टोरी को जो कि वो ओरली कंपोज करते थे सुतास, उसको इन्होंने राइटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसको ब्राह्मण्स ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया 5th सेंचुरी बीसीई में। आफ्टर इट, और इसको लिखने के बाद उन्होंने कुछ जो है और किंगडम्स का इमर्ज हुआ, जैसे कि कुरुज एंड पांचाल, ये सारे किंगडम उस टाइम पीरियड पे फिर क्या हुए, इमर्ज हुए। उनकी मतलब जब उन्होंने रिटन वर्क शुरू किया इसका, तो उसमें इन्होंने कुरुज, पांचाल, ये सारे चीजें और भी नई किंगडम्स इमर्ज होना शुरू हुए। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके पूरा इनका जो हिस्ट्री था, ये 1 बाय 1 करके महाभारत की हिस्ट्री एक करके ऐड होने लगी। ठीक, उसके बाद फिर जो है टाइम पीरियड थोड़ा चेंज हुआ। फिर जो 200 बीसीई, अप्रोक्सीमेटली 200 बीसीई से 200 सीई के बीच में थोड़ा टाइम पीरियड चेंज हुआ। अब ब्राह्मण से और उनका जो भी था उससे थोड़ा चेंज हुआ, और अब जो है विष्णु की पूजा शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि वैष्णविज्म आ गया सोसाइटी में। ठीक है, और वैष्णविज्म में विष्णु की पूजा में भी जो कृष्ण थे, कृष्ण को भी विष्णु का ही अवतार माना जाता है, तो उसमें भी वैष्णविज्म में जो कृष्ण थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, काफी सारे डेइटी थे, काफी सारे मतलब विष्णु के ही बहुत सारे अवतार थे, राम वगैरह काफी थे, लेकिन उसमें कृष्ण जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट मतलब डेइटी थे उस टाइम पीरियड पे वैष्णविज्म में। उसके बाद टाइम पीरियड आता है बिटवीन 200 बीसीई से लेकर के 400 सी का। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है जब मनु स्मृति को ऐड किया गया महाभारत में। ठीक है, मनु स्मृति को महाभारत के साथ ऐड कर दिया गया। इसके पहले जो उसका वॉल्यूम था, जो महाभारत एपिक थी, उसमें कम से कम 10,000 वर्सेस थे इनिशियली, लेकिन आफ्टर जब मनु स्मृति को ऐड कर दिया गया उसके बाद कम से कम इसमें 1 लाख वर्सेस हो गए ऐड करने के बाद। और ये काम किया था बाई सेज व्यास, यानी कि ऋषि थे एक मुनि व्यास, वेद व्यास के बारे में सुना होगा, जिन्होंने महाभारत को कंपोज किया था। तो उन्हीं ने, वेद व्यास ने मनु स्मृति को इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद ये पूरा 1 लाख वर्सेस का एक एपिक बन गया। ठीक है, तो अब ये फुल्ली महाभारत कंपोज्ड हो गया। उसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग पे, सर्च फॉर कन्वर्जेंस। ठीक है, यानी कि इसको सर्च कैसे किया गया। आपने इसके पहले तो देखा 1919 में जो है एक संस्कृत लीडर थे, उनके जो है उनकी लीडरशिप में सारा काम किया गया सब कुछ, लेकिन उसके पहले भी ये वर्क कहाँ से शुरू हुआ, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ खोदा होगा, कुछ टेक्स्ट मिले होंगे, उसके बाद और काम शुरू हुआ भाई। तब तो उन चीजों को कलेक्ट करना, उसको रीड करना, ये सारी चीजें शुरू होंगी। तो सबसे पहले ये सर्च कहाँ से शुरू हुई, तो 1951 एंड 52 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बीबी लाल। ठीक है, बीबी लाल, इनका पूरा नाम तो बुक में नहीं दिया है, सिर्फ इतना है बीबी लाल। ठीक, बीबी लाल ने सबसे पहले एग्जैक्वेट किया हस्तिनापुर को। हस्तिनापुर जो कि रिसेंटली अभी मेरठ यूपी में पड़ता है, उसको सबसे पहले बीबी लाल ने हस्तिनापुर को एग्जैक्वेट किया। तो वहां से एग्जैक्वेट करने के बाद उन्हें काफी कुछ मतलब कि मिला, छोटा मोटा सामान और कुछ टेक्स्ट मिले उस टाइम पीरियड के, ऐसी थोड़ी मोड़ी चीजें मिली। उसके बाद फिर वो उन्होंने अपनी एग्जैक्वेशंस थोड़ी बढ़ाई ऊपर और नीचे के पार्ट्स में। तो जब उन्होंने अपनी एग्जैक्वेशंस थोड़ी और बढ़ाई ऊपर के और नीचे के पार्ट में, तो अपर जो गंगा दोआब है मतलब हस्तिनापुर के पास में, उसके अपर साइड में उन्हें कुरु एम्पायर मिला, यानी कुरु किंगडम जो था, यानी कि कौरवास के जो पांडवास के जो फादर थे, उनका जो है उनके फादर का नाम कुरु था, और वो डायनेस्टी ही थी कुरु डायनेस्टी। ठीक है, कुरु डायनेस्टी एंड पांचाल डायनेस्टी, ये 2 सबसे पुरानी डायनेस्टीज थी। तो वहां से हमें अपर गंगा मतलब गंगा दोआब के अपर पार्ट से हमें क्या मिला, कुरु डायनेस्टी के एविडेंसेस मिले। उसके बाद फिर इन्होंने और फिर ज्यादा मतलब कि उसके आसपास जो है और भी ज्यादा एग्जैक्वेशंस की। उसके बाद इनको जो है 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स पे भी इनको एविडेंस मिले। ठीक है,
उसके बाद फिर इनकी एग्जाक्वेशंस का सेकंड फेज आया। तो इन्होंने अपनी सेकंड फेज में क्या देखा एग्जाक्वेशंस के, इनको जो है वॉल एंड मड ब्रिक्स मिले, यानी कि जो वॉल थी वो मड ब्रिक्स की बनी हुई थी, जो घर थे वो भी मोस्टली मड ब्रिक्स के ही मिल रहे थे, ठीक है। जो घर होते थे वो फोर्टिफाइड होते थे वॉल से चारों तरफ से, ठीक है। और उसके बाद उनमें जो है मड प्लास्टर भी होता था उस टाइम पीरियड पे, और तो कुछ था नहीं, तो मड प्लास्टर होता था, मड ब्रिक्स के घर मिले और मड ब्रिक्स से ही उन घरों को फोर्टिफाइड किया जाता था। तो ये सारी चीजें इनको इनके सेकेंड फेज के एग्जाक्वेशंस में मिली। उसके बाद आता है इनके एग्जाक्वेशंस का थर्ड फेज, ठीक है। थर्ड फेज में इनको क्या मिला, मड ब्रिक्स तो मिले, मड के वॉल भी मिले, लेकिन उसके साथ इनको बर्न्ट ब्रिक्स के भी हाउसेस मिले वहां से थर्ड फेज से इनको बर्न्ट ब्रिक्स के भी मिले, इनको शोकेस जार भी मिला, ठीक है। इनको ब्रिक्स ड्रेन्स भी मिले, यानी ईंट की बनी हुई ड्रेन्स, ठीक है। तो इसका मतलब पानी की निकासी का काफी अच्छी व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें इनको इनके थर्ड फेज से मिली। उसके बाद आते हम पॉलीएंड्री पे। अब आप महाभारत में देखेंगे, आप इसके पहले देख चुके हैं पॉलीएंड्री का क्या मतलब होता था, ठीक है। इसके पहले वाले पार्ट में आप ये जान चुके हैं, तो हम फिर से बता देते हैं। पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि एक बीवी के कई सारे हस्बैंड होने, ठीक है, मतलब मोर देन वन हस्बैंड होना, उसको पॉलीएंड्री बोला जाता है। तो आप महाभारत में देखेंगे कि द्रौपदी के साथ यही केस था, यानी द्रौपदी के 5 पति थे। पांचाली उनको, खैर पांचाली इसलिए तो नहीं बोला जाता था, वो पांचाल नरेश की पुत्री थी इसलिए उनको पांचाली बोला जाता था, लेकिन उनके 5 पति भी थे। तो ये क्या होता था, ये पॉलीएंड्री का टाइप है। तो जो ब्राह्मण्स होते थे वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनके लिए जो ये जो पॉलीएंड्री होता था या पॉलीएंड्रस सिस्टम जो था, उनको ये बहुत ही अच्छा नहीं मानते थे और उसको बहुत ही आप बोल दीजिए कि गिरा हुआ इस टाइप का समझते थे, बहुत अच्छा नहीं समझते थे उस टाइम पीरियड पे एक पत्नी के कई सारे पति होना, ठीक है। तो ये अभी भी मतलब कि एक आप बोल दीजिए डिबेट का टॉपिक है कि उस क्या था क्या नहीं सही था उस टाइम पीरियड पे, वो सही था या नहीं था, आज ये सही है या नहीं है, वो सब हमारा काम नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग, द डायनेमिक टेक्स्ट, ठीक है। तो डायनेमिक टेक्स्ट यानी कि अब उसका क्या हो रहा है, अब महाभारत में क्या ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ है या रुक गया है, स्टोरीज मतलब खत्म हो गई हैं या अभी सर्च स्टार्ट है या चालू है, कंटिन्यू है, क्या स्टेटस है इस समय। तो अभी महाभारत का जो है ग्रोथ है वो अभी रुकी नहीं है, ठीक है। उसका जो संस्कृत वर्जन का वर्क है, क्योंकि जितने सारे टेक्स्ट मिले थे, जितने भी मिले हैं अभी सब कॉन्टिनेंट से, डिफरेंट पार्ट से, वो सारे के सारे डिसाइफर्ड नहीं हुए। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो मिसिंग हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, टेक्स्ट ऐसे मिले हैं जो कुछ लेटर्स उसमें से मिट गए हैं, मिसिंग हो गए हैं इतने सालों से दबे होने की वजह से। तो उन सबको खोजने में, उन सबको इकट्ठा करने में, कलेक्ट करने में अभी भी हिस्टोरियंस, आप बोल लीजिए आर्कियोलॉजिस्ट, अभी भी उन सब कामों में लगे हुए हैं। तो महाभारत का काम अभी रुका नहीं है, ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू टू इवॉल्व है, ठीक है। और इसमें न्यू लेयर्स ऑफ डिस्कवरीज यानी नई नई लेयर्स, नई नई चीजें इसमें अभी भी एड ऑन की जा रही हैं, अभी भी महाभारत को खोजा जा रहा है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और भी ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड की जा रही हैं। इसके और भी ज़्यादा जो कंटेम्परेरी लिटरेचर थे उससे भी महाभारत को जो है काफ़ी ज़्यादा इसको कंपाइल करने में हेल्प मिली है, क्योंकि जो और भी ज़्यादा कंटेम्प्रेरी, अब धीरे धीरे सारे लिटरेचर्स मिल रहे हैं, सब डिसाइफर्ड हो रहे हैं, तो उन लिटरेचर्स के बेसिस पे भी इसके जैसे कुछ वर्ड, कुछ लेटर्स इसके मिसिंग हो गए हैं, कुछ टेक्स्ट इसके बीच के इंस्क्रिप्शंस गायब हो गए हैं। तो जो इसके कंटेम्प्रेरी लिटरेचर मिल रहे हैं उनसे कंपेयर करके, मैच करके भी हिस्टोरियंस जो है ये मतलब कि मतलब अनुमान लगा ले रहे हैं, ये गेस कर ले रहे हैं कि हाँ मे बी ये जो मिसिंग है उसकी जगह ये टर्म हो या इस टाइप की स्टोरी यहाँ पे हो। तो ऐसा कुछ मतलब ये वर्क अभी भी चालू है।
और जो है किस टाइप का मतलब कि किया जा रहा है, तो ये तो टेक्स्ट इंस्क्रिप्शंस हो गए। इसके अलावा जो है विजुअल आर्ट से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है महाभारत को कंस्ट्रक्ट करने में, यानी उस टाइम पीरियड का जो स्कल्पचर और पेंटिंग मिल रही है महाभारत की, उससे भी स्टोरीज को जो है कंटेन किया जा रहा है या स्टोरीज को कलेक्ट किया जा रहा है। और जो परफॉर्मिंग आर्ट थी उस टाइम पीरियड पे, जो प्लेज डांस हुआ करते थे और अदर काइंड ऑफ नरेशंस थे, उनसे भी हिस्ट्री को या महाभारत को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये ऑन द प्रोसेस है, कंटिन्यू है, और ये देखिए अभी कब तक चलता है। हालांकि महाभारत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी डिबेट का पार्ट हैं और उस पर अभी भी डिबेट्स होते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यही एक देख लीजिए, जो है द्रौपदी का जो 5 पतियों का होना डिबेट का पार्ट हो गया। इसके अलावा जो है उसमें जो सोशल एक था निषाद वाला, कि जब कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ जाती हैं, दुर्योधन ने उनको कुछ मतलब लक्षागृह टाइप का था, वहाँ पे उनको जलाने की कोशिश की थी, तो वहाँ से वो लोग तो बच गए थे, लेकिन उनके बदले में जो है एक निषादी, यानी कि जो जंगल में रहते हैं, जंगल में रहने वालों को निषाद बोला जाता है, तो निषादी यानी कि एक औरत और उसके 5 निषाद पुत्र, वो 5 जो है, ये 6 उनकी जगह पे जल के मर गए थे। तो कौरवों को या दुर्योधन को ये लगा था कि ये पांडवाज हैं और कुंती हैं जो जल के मर गए हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी डिबेट का पार्ट है कि मतलब ये कैसे हो सकता है, कुंती ऐसा कैसे कर सकती हैं, जो कुछ भी हो वो उनका पार्ट है। फिलहाल ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।